जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। इंट्रो है जी हमारा, इसको यकीनन तब्दील नहीं किया जा सकता। 6000 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले हैं। जो डाइवर्जन पिछले हफ़्ते हमने आपसे डिस्कस की थी कि मार्केट जो है उसने खतरे की घंटी बजा दी है। ये लास्ट थर्सडे की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फिर मंडे को भी हमने आपको रिमाइंडर दिया। अब उस डाइवर्जन के नतीजे में मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला, जिसको एफएफसी ने लीड किया डाउन साइड की तरफ। अब एफएफसी की अपनी एक कहानी है। उस पर जो है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम तफसील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगाज में सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आपने स्टॉक मार्केट के कारोबार के साथ, जिस तरह से कल भी अभी हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने काफ़ी तफसील से बात करने की कोशिश की। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, तो यकीनन आज वो लोग मारे गए स्टॉक मार्केट के हवाले से, जिन्होंने किसी भी हवाले से स्टॉप लॉस नहीं लिया। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि चले देखते हैं, तो फिर देखते ही देखते बाज़ औक़ात जिस वक़्त सपोर्ट टूटती है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हैं। कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को तफ़सील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज ज़्यादा वक़्त जो है वो हमारा एफएफसी की स्टोरी पर जो है वो हम तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। हालात व वाक़यात क्या कहते हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। ईरान के हवाले से जो इंटरनेशनली मामलात हैं वो कल हमने बड़ी तफ़सील के साथ एक मर्तबा फिर आपके साथ गुज़ारिश कर दिए थे। लिहाज़ा आज उसको हम दोबारा जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। 6000 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। 3% से ज़्यादा जो है वो आज मार्केट गिरी है। यस, आज मार्केट ने में एक जो है वो डिप्रेशन का माहौल जो है वो देखने को आया। 6000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी 8 कंपनीज़ जो हैं जी वो अपर कैप पर हैं। इसके साथ ही अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी आज 5 कंपनीज़ हैं जिसमें एफएफसी भी शामिल है। लेकिन वो बाद में उसमें खरीदारी आई और काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो बेहतर होने की तरफ कोशिश की उसने। लेकिन यकीनन जितना सेलिंग प्रेशर था और जितना मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो चुका था, उसके बाद यकीनन एक बहुत बड़ी रिकवरी जो थी, वो तो यकीनन सेम टाइम नहीं आ सकती थी। ओवरऑल मार्केट के में अगर हम देखें तो आज सारा का सारा मामला जो है वो एफएफसी के गिर्द घूमता रहा है। 2000 पॉइंट्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स ने निकाले हैं, उसके साथ 1100 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं, फिर ऑयल एंड गैस, फिर सीमेंट एंड देन फिर पूरी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो मुकम्मल तौर पर नेगेटिव होता हुआ हमें नजर आया। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से बात हो चुकी। सुपर टैक्स के मामलात जो थे उन्होंने कमर्शियल बैंक्स को जो है वो थोड़ा सा मुतासिर किया और प्रॉफिट टेकिंग जो थी वो पहले ही कमर्शियल बैंक्स में आ चुकी थी। सरप्राइज़ जो असल में मार्केट ने जो किया है वो एफएफसी के हवाले से है। उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सीमेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, देन पावर जनरेशन एंड देन फिर सो एंड सो। खबरें हैं जी कुछ। पहली खबर जो है, चूँकि रिज़ल्ट्स का जो है वो सिलसिला जारी है। अ, जो रिज़ल्ट है सबसे पहले जो है वो एजीएल का रिज़ल्ट है, जिसमें ईयर एंडेड के हवाले से 31 दिसंबर को इसका ईयर एंड होता है। तो ₹2.71 के लॉस से ये ₹5 और 36 पैसे की अर्निंग के साथ ये प्रॉफ़िट में आया है। तो एजीएल का आपको पता है कि इसमें जो स्टेक है वो एफएफसी का भी शामिल है। लेकिन ईपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा जंप की है। दूसरा जो है रिज़ल्ट वो एक्साइड बैटरी का है। इसने यकीनन सेल्स में जो है वो कमी हुई है, कुछ और मामलात भी हैं इनके। 59% का जो है वो इसमें ड्रॉप दिखाया गया है। ये 9 मंथ का रिज़ल्ट है इसका और इसकी जो ईपीएस है 9 मंथ्स के हवाले से वो ₹72 से कम होके ₹29.49 तकरीबन ₹30 के करीब रह गई है। कोई 50% से ज़्यादा का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है एक्साइड बैटरी के अंदर। स्टील सेक्टर के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। अभी आईएसएल का जो रिज़ल्ट था उसमें भी बेहतरी थी। अब आईएनआईएल का रिज़ल्ट आया है तो इसकी ईपीएस में भी 80% का इंक्रीज़ जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और ये अभी 6 महीने का रिज़ल्ट है, क्योंकि इनका जो ईयर एंड है वो जून को होता है। तो उसके अलावा इन्होंने डिविडेंड भी दिया है और इनकी ईपीएस जो है वो ₹2 94 पैसे से बढ़कर ₹5.30 हो गई है।
ये हाफ ईयर की बात हो रही है। तो अच्छा खासा जंप जो है, वो हमें स्टील सेक्टर में देखने को मिल रहा है। 1-2 खबरें और हैं, फिर लास्ट में तफ़सील के साथ जो है वो एफएफसी को डिस्कस करेंगे। एवियन के हवाले से लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, आईटी सेक्टर का जो काम है ना, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। और एवियन जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। अब जाके इनको कुछ जो है वो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो कि अराउंड टोटल जो है वो कुल 9 मिलियन के बनते हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अ, रियल एस्टेट के हवाले से हैं। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के हवाले से हैं, हॉस्पिटैलिटी के हैं। तो कुल मिला के कुल 9 मिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो इनको मिले हैं। तो आने वाले दिनों में जो है वो इनमें बेहतरी देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इसका डिक्लाइन जारी था, उसके साथ आज कुछ सेलिंग प्रेशर जो है वो पूरी मार्केट में चूँकि रहा, उसका भी असर आया। लेकिन अ, जैसे-जैसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएँगे, जिस तरह सिमेट्री को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, सिस्टम्स को मिले हैं, इसके अलावा जो एयरलिंक है वो तो ख़ैर उन्होंने तो अपनी लाइन में जो है वो कुछ तब्दीलियाँ भी की हैं। अ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आईटी सेक्टर की तरफ जा रही है। असल में अब जो आईटी सेक्टर के हवाले से जो इनको सपोर्ट चाहिए हुकूमत की तरफ से, जब वो शामिल होगी तो फिर आईटी सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन एवियन के हवाले से बहरहाल ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। आखिरी खबर जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेज़ के हवाले से है, जो कि 1 फरवरी से इंक्रीज़ हो सकती हैं। और इससे पहले चूँकि रमज़ान भी है अभी करीब, तो उसकी वजह से भी आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइसेज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाया करती हैं। तो लिहाज़ा आने वाले दिनों में महँगाई की शरह में इज़ाफ़ा मतवक्को है। यही वजह थी कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें कमी नहीं की थी। तो अगली जो पॉलिसी होगी उसमें भी शायद हो सकता है कि हमें इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई ख़ास तब्दीली देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो 2 महीने का ये वाला जो डाटा होगा जिसमें रमज़ान भी शामिल होगा, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी और उसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक के लिए ये मुश्किल होगा कि वो कोई मज़ीद बहुत बड़ा फ़ैसला कर सके शरह सूद के हवाले से। तो ज़हनी तौर पर इस हवाले से भी आप तैयार रहिएगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी एफएफसी कि असल में एफएफसी का फड्डा क्या है। देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक चीज़ होती है किसी कंपनी के फंडामेंटल, दूसरे होते हैं टेक्निकल्स, फिर उसका सेंटिमेंट और फिर एक सबसे अहम किरदार होता है जिसको हम लोग कहते हैं तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस। एफएफसी की अगर हम थोड़ी-सी पहले फंडामेंटल्स के हवाले से बात कर लें कि 2024 में जो इसकी अर्निंग थी, वो थी ₹45.50, राइट? इस बार जो इसकी अर्निंग आई है, वो तकरीबन-तकरीबन कोई ₹52 है और 13% का जो है, वो हमें इसमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। लिहाज़ा फंडामेंटल्स की बुनियाद पर अगर हम बात करें, तो कंपनी तो बिल्कुल ठीक है। ईपीएस ग्रो कर रही है, 13% का जो है वो इसमें इंक्रीज़ आया है, ना सिर्फ़ कि इसमें बल्कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एजीएल के अंदर भी स्टेक है, उसकी भी ईपीएस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उसका भी बेनिफिट जो है वो इसको जाएगा। तो इस हवाले से तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड दिया है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एफएफसी जो है उसमें हमें इतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिला? बेसिकली कुछ अरसे से मुराद गुज़िश्ता अगर हम कोई 2 से 3 हफ्तों की बात कर लें, तो उस वक़्त से हमारे पास तो ख़ैर खबरें चूँकि पहुँचती रहती हैं, लेकिन मैं चूँकि न्यूज़ की बुनियाद पर काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ़ देखता हूँ कि अगर चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट और रेज़िस्टेंस पर हैं, तो सपोर्ट पर बाय करें और रेज़िस्टेंस पर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें। असल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुकम्मल तौर पर अफ़वाह साज़ी का जो बाज़ार गर्म था, वो ये था कि जी एफएफसी जो है, वो भी स्प्लिट शेयर्स की तरफ जाएगा। और इसके साथ-साथ कुछ लोगों का ये कहना था जी कि एफएफसी जो है, वो बोनस जो है वो अनाउंस करेगा। अब देखिए, जब हमारे साथ दोस्तों ने डिस्कस किया इस हवाले से कि जी हमारे पास पक्की खबर है, तो मैंने कहा जी ठीक है जी, आपके पास खबर है तो आप काम करें, हम तो देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या कहते हैं, और हमने इसमें ट्रेड भी किया एफएफसी के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्ज़ैजुरेट किया गया कि बोनस या स्प्लिट हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पर लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री मारी। विदाउट इस चीज़ को देखे हुए कि इसके मामलात क्या कहते हैं, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अफ़वाह की बुनियाद पर इसमें नहीं कूदना चाहिए। तो आज जिस वक़्त वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, तो फिर यकीनन
जिस वजह से चीज़ें चीज़ें खरीदी जाती हैं, फिर उसी वजह से सेल भी की जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आपने एक चीज़ को सपोर्ट पर खरीदा और सपोर्ट पर खरीदने के बाद आपने ये चीज़ डिसाइड की कि जी ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो जब स्टॉप लॉस की तरफ वो हिट होगी चीज़ तो आप सेल करेंगे ना, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी थी। तो जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी की बुनियाद पर इस शेयर को खरीदा था कि इसका बोनस या स्प्लिट होगा, उनको चूँकि डिसअपॉइंटमेंट हुई तो इस वजह से आज सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें एफएफसी में देखने को मिला। फंडामेंटली इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये असल में स्टोरी है एफएफसी की। अब यहाँ से इस बात से आप ये फैसला कर लें जिस तरह कल हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वक़्त है इस चीज़ के ऊपर काम करने का कि भई आपने किसी भी शेयर के अंदर जो एंट्री लेनी है, वो आपने टेक्निकल्स की बुनियाद पर लेनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर लेनी है या उसके फंडामेंटल्स की बुनियाद पर लेनी है कि जी उसकी ईपीएस किस तरह से ग्रो कर रही है और क्या मामलात हैं, या कि आपने न्यूज़ और अफ़वाहों की सूरत में जो है वो मार्केट में काम करना है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो जितने भी लोगों जिन्होंने ट्रेड किया इसको फंडामेंटल्स की बुनियाद पर, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने इसको टेक्निकली ट्रेड किया, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको भी पता था कि उन्होंने किस तरह से एंट्री और किस तरह से एग्ज़िट लेना है। जो लोग विदाउट एनी प्रिपरेशन सिर्फ़ अफ़वाह की बुनियाद पर इसमें कूदे थे, यकीनन उनको आज नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो गुज़ारिश ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को मुकम्मल तौर पर जो है वो डिफाइन कीजिए, फिर काम कीजिए, तो फिर आपको पता होगा कि आपने एंट्री और एग्ज़िट किस तरह से करना है। तो ये एफएफसी को जो मारा है, वो उन लोगों ने है कि जिन लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तो ये एक स्टोरी थी जी इस हवाले से। ये तमाम के तमाम वो लोग जो कि मुख्तलिफ़ लिंक्स के साथ मुंसलिक होते हैं, वहाँ पर ये खबरें जो थीं वो गर्म थीं, तो उसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब ये देखें ना, सिंपल सी बात है कि कल हमने क्या डिसाइड किया था। आज सुबह जिस वक़्त मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट के करीब जो है वो नज़र दौड़ाई, तो मैंने तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया कि भाई जो लोग जिनके छोटे अकाउंट्स हैं, बेहतर तो ये है कि वो आज ट्रेड ना करें। फिर हम देखते रहे कि मार्केट क्या करती है। हमारे पास जो 2-3 स्टॉक्स थे, जो कल के हम लेकर चल रहे थे, उसमें पीएसओ था। साथ उसमें जो था वो 1-2 स्टॉक्स और थे, लेकिन वो पॉज़िटिव थे। पीएसओ को हमने कीप किया हुआ था। आज फिर हमने सुबह लिया उसमें से एग्ज़िट, स्टॉप लॉस लिया, देन पीएसओ फ़ारिग हुआ। उसके बाद सुबह हमने अटक सीमेंट बाय किया था, उसको अभी हम कैरी कर रहे हैं, वो स प्रेशर बर्दाश्त कर गया। इसके साथ कुछ 2-3 और एंट्रीज़ बनाई हैं नियर टू द मार्केट क्लोजिंग, कल देखेंगे कि उसकी क्या सिचुएशन बनती है। अब सबसे पहली बात ये है कि हमने कल क्या डिसाइड किया था? हमने अब कल ये डिसाइड किया था कि मार्केट चूँकि इसके अपनी सपोर्ट से ऊपर है, लिहाज़ा इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो देन मार्केट में तेज़ी से पॉइंट्स निकल सकते हैं, जो कि आज निकले। ये चीज़ है जिससे कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है, कि आज जिसने यहाँ पर स्टॉप लॉस लिया, देन ठीक है, रुपया 50 पैसे जो भी आपका स्टॉप लॉस था आपने लिया, देन आप साइड पे हो गए। उसके बाद मार्केट जहाँ पे जाके पाँव लगाएगी फिर देखा जाएगा। ये पावर होती है स्टॉप लॉस की। उसके बाद मार्केट के पास जो एक सपोर्ट थी वो थी 1,84,500 की, जिसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, वहाँ पर भी पाँव नहीं लगे। अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,81,000 की सपोर्ट है, जहाँ के करीब जाके मार्केट ने डेरे डाले हैं। अब सिंपल सी बात है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस। राइट एट द मोमेंट अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन बिटवीन जाके बंद हुई है। लिहाज़ा कल सुबह जो है वो मार्केट के कई चांसेस हैं कि वो अपनी इस सपोर्ट की तरफ जाएगी। तो जब मार्केट अपनी इस सपोर्ट की तरफ जाए, सो देन इसको सस्टेन करे, तो अगेन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नई ट्रेड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टॉक्स, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट जो है वो कल इंडिविजुअल को देखते हुए, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है ना वो इस वक़्त पूरी तरह से पैनिक हो चुके हैं। लिहाज़ा अगर इन बिटवीन द लेवल्स जो हैं वो अगर मार्केट स्टे करती है, तो फिर बेहतर ये है कि कल आप ट्रेड ना लें, जब तक कि आपको किसी इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर
कोई बाकायदा तौर पर कोई रैली बनती हुई नज़र ना आए। ये जो सेंटिमेंट था, ये अच्छा हुआ कि आज एक ही दिन के अंदर जो है वो डिस्पोज़ ऑफ हो गया। कल से जो है वो फिर एफएफसी का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा, तवक्कुआत के हवाले से, तो मामलात जो हैं वो टेक्निकली जो हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएँगे। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। हम हर रोज़ आपसे यही चीज़ गुज़ारिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो काम है, ये इसी तरह से चलता है, इसमें उतार-चढ़ाव को उसी सूरत में आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपकी अगर स्ट्रैटेजी जो है वो मुकम्मल क्लैरिटी के साथ हो। तो उम्मीद है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप इस मार्केट में काम करना सीख जाएँगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।